Hello everyone, this is Aman Agarwal. So guys, finally, most awaited, most demanding video is live now. Cognizant interview question one shot. So guys, अभी आपका रिसेंटली Cognizant का टेक्निकल असेसमेंट हुआ है एंड जितने स्टूडेंट वहां पे शॉर्टलिस्ट हुए होंगे, आप सभी स्टूडेंट्स इंटरव्यू राउंड के लिए जाओगे। अब आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा। सो गाइस, आज के इस वन शॉट के अंदर हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो आपके Cognizant के इंटरव्यू के अंदर आ सकते हैं, वे सारे के सारे टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। सो गाइस, काफी टाइम से काफी मुझे मेल्स आ रही थी कि भैया कोग्निजेंट इंटरव्यू वन शॉट लेके आओ। काफी वीडियोस पे बहुत सारी कमेंट्स आ चुकी थी आप सभी स्टूडेंट्स की, कोग्निजेंट इंटरव्यू वन शॉट लेके आओ। सो गाइस, फाइनली काफी ज्यादा एफर्ट्स देने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वन शॉट आ चुका है। अब आपका काम है कि आपको 100% अपने एफर्ट देने हैं। आपको एंड तक वीडियो देखनी है, बीच में इसकी मत करना। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, मैं स्टार्ट करने से पहले ही आप सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, अगर आप इस कंप्लीट वन शॉट को देख पाओ तभी आप वीडियो स्टार्ट करना। 1 से 2 आवर का ये वन शॉट होने वाला है, अप्रोक्स 1 आवर का ये वन शॉट होने वाला है एंड आपको 1 से 1.5 घंटा अपना आराम से इसको देना है, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। जो-जो चीजें मैं बता रहा हूँ, वे चीजें बस आपको समझनी है। सो कान खोल के आप लोग को बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आप इस वन शॉट को कंप्लीट देख लोगे, सो मेरी गारंटी है, मेरी श्योरिटी है, आप सभी स्टूडेंट्स को आपके कोग्निजेंट के इंटरव्यू के अंदर काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। सो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। चाहे आप जेएनसी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, चाहे आप जेएनसी प्रो के लिए जा रहे हो, चाहे आप जेएनसी नेक्स्ट के लिए जा रहे हो, आप सभी स्टूडेंट्स को ये वन शॉट देखना है। बस आप सभी स्टूडेंट्स को देखो, जेएनसी वालों के लिए तो कंप्लीट वन शॉट रहने वाला ही है एंड जेएनसी प्रो एंड जेएनसी नेक्स्ट, आप सभी प्रोफाइल्स के स्टूडेंट को कंप्लीट वन शॉट तो देखना ही देखना है। बट एडिशनल रहने वाला है जेएनसी प्रो और जेएनसी नेक्स्ट के लिए। सो वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किन किन चीजों पे और आपको एडिशनली ध्यान देना है जेएनसी प्रो और जेएनसी नेक्स्ट, क्योंकि थोड़ा सा स्लाइटर आप लोगों से थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जेएनसी प्रो और जेएनसी नेक्स्ट प्रोफाइल के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि आपको और क्या-क्या चीजें प्रिपेयर करनी है। ये तो आपको कंप्लीट वन शॉट देखना ही देखना है, ये तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक प्रोफाइल के अंदर पूछे गए हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ एंड जितने स्टूडेंट्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइस अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपनी अपलोड करूंगा, आप सभी स्टूडेंट्स को तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो नोटिफिकेशन बेल आइकन भी अपना ऑन कर लेना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से, आप लोग को कोई पेन पेपर में नोट डाउन करने की नीड नहीं है। आप सभी स्टूडेंट्स को बस ध्यान से सुनना है। अगर आप ध्यान से सुन लोगे जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, तो आप इजीली आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी। बस आपका काम ये रहने वाला है कि आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं वे आपको समझनी है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो बीच में वीडियो स्टॉप करके कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना डाउट पूछ सकते हो। सो सबसे पहला क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एंड ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी कोग्निजेंट कंपनी नहीं पूछेगी। ये क्वेश्चन चाहे आप स्टार्टअप के लिए जा रहे हो, चाहे आप अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आप किसी भी कंपनी के लिए जा रहे हो, हर एक कंपनी इस क्वेश्चन को आपसे पूछेगी, ठीक है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे आएगा ही आएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आपका होता है आपके इंट्रोडक्शन के लिए, कि आपको अपने बारे में कितना पता है, आपकी क्या टेक्निकल नॉलेज है। काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि ये सिर्फ एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, बट दिस इज नॉट अ नॉर्मल इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है कि जो सामने इंटरव्यूअर है, जो आपके सामने बैठा होगा, वो ये चीज चेक करेगा कि इस बंदे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, अपने बारे में आप कितनी अच्छी तरीके से बताते हो। सो इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अगर इन 4 पॉइंट्स का आप सभी स्टूडेंट्स ने ध्यान रख लिया, आप इजीली अपना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से आप अपना इंट्रोडक्शन दे दोगे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद योर फुल नेम। अब जो भी आपका फुल नेम है, मतलब इसमें आपका नेम प्लस आपका सरनेम, जैसे अमन अग्रवाल, ठीक है। सो आपको अपना कंप्लीट फुल नेम बताना है, ठीक है। जो भी आपका नाम है वो आपको नाम बताना है एंड काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने मदर का नेम, अपने फादर का नेम, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स को नहीं देनी है। आपको सिर्फ आपसे आपके बारे में पूछा जा रहा है, योर सेल्फ, तो सिर्फ आप सभी स्टूडेंट्स को अपने बारे में बताना है। मैंने काफी स्टूडेंट्स के मॉक इंटरव्यूज लिए, मॉक इंटरव्यूज के अंदर मैंने ये चीजें देखी है कि वे अपने इंटरव्यू के अंदर अपने मदर का नेम, अपने फादर का नेम, ये सब आपको इन्वॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट है
हाईलाइट योर एजुकेशन बैकग्राउंड। अब आपका जो करंट एजुकेशन, आप चाहे बीटेक कर रहे हो, चाहे आप एमटेक कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, वो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड बताना है, ठीक है। हाईलाइट योर टेक्निकल स्किल्स। अब थर्ड पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हर एक स्टूडेंट को कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, चाहे वो आपकी जावा हो, सी हो, पाइथन हो या सी प्लस प्लस हो। वो कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है जिसमें आप कंफर्टेबली कोड कर सकते हो। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बतानी है, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको इंट्रोडक्शन के अंदर नाम लेना है। अगर आपको जावा की नॉलेज है, सो यू कैन से आई हैव अ डेप्थ नॉलेज इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर पाइथन में है, सो यू कैन से आई हैव अ डेप्थ नॉलेज इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस आती है, सो यू कैन से आई हैव अ डेप्थ नॉलेज इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद अगर आपने डीएसए पे क्वेश्चन किए हैं, कोडिंग पे क्वेश्चन किए हैं, सो आपको बता देना है जितने भी आपने कोडिंग क्वेश्चन किए। आई हैव डन 200 प्लस प्रॉब्लम्स ऑन वेरियस कोडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक लीड कोड, कोड फोर्सेस, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपने कोडिंग क्वेश्चन किए हैं। ये आपका हो गया टेक्निकल पार्ट। अब उसके बाद आप हल्का सा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो कि आई हैव डन 2 प्रोजेक्ट्स ऑन वेरियस टेक स्टैक लाइक एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस। सो ऐसे करके आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। एंड लास्ट, हाईलाइट योर अचीवमेंट्स। अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स है, सो वो आप इंट्रोडक्शन के एंड में बता सकते हो। अब काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया क्या अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस इंट्रोडक्शन के अंदर बताए। सो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा, नो। आप सभी स्टूडेंट्स को अपने इंट्रोडक्शन के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं बतानी है। बिकॉज अगर आपसे आपका इंटरव्यूअर पूछता है, आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तब आपको बतानी है, बट अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट में नहीं बतानी है। अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट में अपनी टेक्निकल नॉलेज, अपनी कोडिंग की नॉलेज और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बहुत हल्का सा आपको बता देना है। एंड ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट 2 मिनट्स के अंदर रैपअप हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो इंटरव्यूअर भी बोर हो जाता है, वो इतने सारे इंटरव्यू लेता है एक दिन के अंदर, सो वो बोर हो जाता है। सो आपको 2 से 3 मिनट के अंदर अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रैपअप करना है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बहुत अच्छी तरीके से ट्राई किया है कि आप सभी स्टूडेंट्स को समझ आ चुका हो। एंड अब बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना, किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हो, ये बात सिर्फ कॉग्निजेंट के लिए नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन इन जनरल क्वेश्चन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ टू एक्सप्लेन ए प्रोजेक्ट इन टेक्निकल इंटरव्यू। अब ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपसे 100% हर एक स्टूडेंट से पूछे जाएंगे। एक आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट, एक आपका प्रोजेक्ट का पार्ट। उसके बाद हम अपना पूरा फ्लो लेके चलते हैं, चाहे वो हम मूव्स करेंगे, चाहे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चन है आपके कोग्निजेंट के कॉन्सेप्ट से, आपने कोग्निजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वे सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस वन शॉट के अंदर। बस आप लोग को ध्यान से देखना है। जो भी आपको डाउट लगे, मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बैठा हूं। कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। हाउ टू एक्सप्लेन ए प्रोजेक्ट इन टेक्निकल इंटरव्यू। अब ये वाला क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक स्टूडेंट से चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आपने 2 प्रोजेक्ट बना रखे हो या 3 प्रोजेक्ट बना रखे हो, आप लोगों को मैटर नहीं करता कि आपने कितने प्रोजेक्ट बना रखे हैं। आपको वो वाला प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है जिसके अंदर आपको डेप्थ नॉलेज है। अगर आपने, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गिटहब से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यूट्यूब से कोई कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सो अगर आप लोगों ने कॉपी पेस्ट भी किया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है और उसके बाद भी आप ऐसे ही बता रहे हो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कॉपी पेस्ट भी किया है, सो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने कोई फंक्शनैलिटी यूज की है तो आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, सो उस प्रोजेक्ट को पढ़ लेना, किसकी वर्किंग क्या है, क्या टेक स्टैक लग रही है, मैं क्या इंटरव्यू के अंदर बताऊंगा। सो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने गिटहब से उठाया, कॉपी पेस्ट किया और बस अपने रेज्यूमे के अंदर डाल दिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे ऐसे करके आपको अपना फ्लो लेके जाना है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस द प्रोजेक्ट। सपोज आपका कोई भी प्रोजेक्ट है वेब डेवलपमेंट के ऊपर, सो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के बारे में 1 से 2 लाइन के बारे में बता दो कि ये मेरा प्रोजेक्ट है। सपोज आपको एक कैलकुलेटर ऐप है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपने कैलकुलेटर ऐप बनाया है या फिर कैलकुलेटर वेबसाइट बनाई है। सो सबसे पहले कैलकुलेटर के बारे में बता दो कि ये मेरा कैलकुलेटर ऐप है, ये आपके एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, ये मल्टीपल ऑपरेशन करता है। उसके बाद डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स। अब जो जो आपने प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स बनाए हैं, चाहे वो आपने फ्रंट एंड का पार्ट डिजाइन किया हो, आपने उसके बटन्स बनाए हो, वो प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स, अब आपको इसको 4 मिनट्स के अंदर, मैं हर एक क्वेश्चन की टाइमिंग बता दे रहा हूं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज है जिसका हमें ध्यान रखना होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जब हम प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं तो हम बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है।
4 मिनट्स मैक्सिमम है, 3 टू 4 मिनट्स के अंदर आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता देना है, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही आपको वहां पे बतानी है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल हर एक चीज वहां पे बता रहे हो एंड प्रोजेक्ट वाले पार्ट को या 8 से 10 मिनट के अंदर रैप अप कर रहे हो। सो ये सारी चीजें नहीं चलेगी, ये सब चीजें अवॉइड करनी है। 3 टू 4 मिनट्स के अंदर रैप अप कर देना। डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स, जो जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज किए हैं, you have to discuss that particular project modules. After that, detail the purpose and function of the project. आपका क्या पर्पस था इस प्रोजेक्ट को जो आपने बनाया, तो उसका पर्पस क्या था। टॉक अबाउट द टेक स्टैक यू यूज्ड। अब जो भी आपने टेक्नोलॉजी यूज की है, चाहे वो आपकी वेब डेवलपमेंट है, चाहे वो आपकी ऐप डेवलपमेंट है, चाहे वो मशीन लर्निंग है, चाहे वो डेटा साइंस है, जो भी आपने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज किया है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। आफ्टर दिस एक्सप्लेन योर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट। अब काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट टीम में बनाते हैं। एंड अगर आप टीम में बना रहे हो, अगर आपने टीम के अंदर नहीं भी बनाया, तो मैं आपको कहूंगा कि प्लीज इंटरव्यू के अंदर आप बोलना कि टीम में बनाया है। तो आप बता सकते हो कि मैंने बैकएंड में काम किया है और मेरे टीम जो टीममेट है उन्होंने फ्रंट एंड में काम किया है। सो आपको अपना पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन बताना है, क्योंकि प्रोजेक्ट जब भी आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन करेगा हाउ टू एक्सप्लेन अ प्रोजेक्ट, इस ये वाला क्वेश्चन करेगा टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। सो वहां पे वो आपकी टीम वर्क स्किल्स जरूर देखेगा। लास्ट वाला पॉइंट है हाईलाइट योर टीम वर्क स्किल। सो अगर आपने टीम के अंदर काम किया है, सो आपको एक एडिशनल पॉइंट जरूर मिलेगा। मेंशन चैलेंजेस एंड हाउ यू ओवरकेम देम। आप अपने चैलेंजेस के बारे में बता सकते हो। आप चैलेंजेस के अंदर कुछ भी बता सकते हो कि आपका बहुत सारे एरर्स थे, वो आपने सोल्व किए थे, ठीक है। या फिर टाइम मैनेजमेंट की 9 टू 5 हम कॉलेज के अंदर जाते हैं एंड उसके अंदर हमारा सारा का सारा टाइम चला जाता है। सो सैटरडे संडे वर्क किया है। सो ये सब चीजें आप चैलेंजेस के अंदर बता सकते हो एंड उसको ओवरकेम कैसे किया है, वो भी एक एडिशनल पॉइंट है, ये भी आपको बताना होगा। सो ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान रखना है। आप अगर इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए अपना फ्लो लेके जाते हो, सो आप 100% सिलेक्शन लोगे, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर लोकल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। अब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पता होगा, एक लोकल वेरिएबल होता है, एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है। सो इन दोनों वेरिएबल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में बता देता हूं। लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर एक मेजर डिफरेंस है। लोकल वेरिएबल, these variables are declared within a method। अब ये मेथड क्या है, जितने भी जावा वाले स्टूडेंट्स होंगे, आप सभी स्टूडेंट्स को तो पता होगा, बट सी प्लस प्लस और पाइथन वालों को बता देता हूँ। मेथड फंक्शन को ही हम मेथड बोलते हैं जावा के अंदर, ठीक है। जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर फंक्शन को हम बोलते हैं मेथड, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ चुकी है, ठीक है, डन। These variables are declared within a method। अब जब भी आप कोई मेथड क्रिएट कर रहे हो, आप अगर उस मेथड के अंदर, उस फंक्शन के अंदर किसी भी वेरिएबल का यूज कर रहे हो, वेरिएबल आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, सो उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं। इंट एरिया, आप सभी स्टूडेंट्स ने एक फंक्शन बनाया एरिया नाम से। अब यहाँ पे यूज किया मैंने इंट लेंथ, इंट ब्रेथ, इंट रेक्टेंगल एरिया। सो ये क्या है, लेंथ क्या है, लेंथ एक वेरिएबल है। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ एक वेरिएबल है। रेक्ट एरिया क्या है, ये भी एक वेरिएबल है। सो ये जितने भी वेरिएबल मैं एक फंक्शन के अंदर यूज करता हूं, फंक्शन के अंदर, इस चीज का ध्यान रखना, इनसाइड द फंक्शन विद इन ए मेथड। यहाँ पे देख सकते हो विद इन ए मेथड। कोई भी आप वेरिएबल को फंक्शन के अंदर यूज करते हो, मेथड के अंदर यूज करते हो, सो उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। यहाँ पे साफ साफ लिखा है लोकल वेरिएबल, लेंथ भी, ब्रेथ भी और ये भी, ठीक है। सो ये क्या है हमारा लोकल वेरिएबल। सो लोकल वेरिएबल आप सभी स्टूडेंट्स को समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल पे। यार भैया इंस्टेंस वेरिएबल क्या है। इंस्टेंस वेरिएबल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूं। अभी रिसेंटली 2024 बैच के अंदर जेएनसी प्रोफाइल, जेएनसी नेक्स्ट, इन दोनों प्रोफाइल पे ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया था एक स्टूडेंट से। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कभी कभी क्या होता है, आपके जो क्वेश्चंस है वे रिपीट होते हैं। जैसे बहुत सारे इंटरव्यू 2023 में भी हम देखेंगे सेम क्वेश्चन, 2024 में भी एंड 2025 में भी सेम क्वेश्चन। सो काफी बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सो इसलिए इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लेना। इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, दीज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड विद इन ए क्लास बट आउटसाइड ए मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक इज नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल। अब जो हमने इससे पहले वाला पढ़ा लोकल वेरिएबल, उसमें क्या था, अगर हम किसी भी फंक्शन, किसी भी मेथड के अंदर यूज कर रहे हैं वेरिएबल का, सो उसको तो हम बोलते थे लोकल वेरिएबल। बट अगर मैं एक क्लास के अंदर तो आप यूज कर रहे हो,
सपोज मेरी क्लास ए है और मैंने यहाँ पे यूज किया एक वेरिएबल इंट एज। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन मैंने बना दिया फन नाम से, फन। और फिर अब आप एक चीज देख पा रहे होगे, ये जो वेरिएबल है इंट एज, ये मेरा है इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर होना चाहिए। दीज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड विद इन ए क्लास, क्लास के अंदर, बट कंडीशन है आउटसाइड ए मेथड, फंक्शन के बाहर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एज वेरिएबल क्लास के तो अंदर है बट फंक्शन के बाहर है। अगर हम फंक्शन के अंदर यूज करेंगे सो वो हो जाएगा हमारा लोकल वेरिएबल, फंक्शन के बाहर और क्लास के अंदर यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। सो होप सो आपको ये डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा कि लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। गाइस नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू वी नीड ऊप्स। अब आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि ऊप्स पे आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यूअर पूछने वाला है। एंड ऊप्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये नहीं आता है सो 90% इंटरव्यूज के अंदर आप रिजेक्ट हो जाओगे। बिकॉज आप लोग देखने वाले हो आपके अपकमिंग इंटरव्यूज हो गए, चाहे वो कोग्निजेंट का हो चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, वहां पे ऊप्स का एक क्रूशियल रोल है। एंड ऊप्स के क्वेश्चन आपसे 100% जरूर पूछे जाएंगे। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर हम ऊप्स के बारे में पढ़ रहे हैं सो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऊप्स की नीड क्यों पड़ी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज यूजफुल फॉर ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू स्मॉलर। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ऊप्स ने क्या काम किया, कि जो हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, उसको क्या करा, उसको एक छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, उसको एक स्मॉलर प्रॉब्लम में क्रिएट कर दिया, कंपोनेंट बना दिया C1 C2 C3 C4। अब कभी आप देखते होगे कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है, सो अगर हम उसको सोल्व करना चाहते हैं सो हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसको हम कंपोनेंट में अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस में अगर डिवाइड कर लेते हैं सो उसको सोल्व करना एक ज्यादा रिलायबल हो जाता है। दैट्स व्हाई ऊप्स इन द मार्केट। सो ऊप्स इसी वजह से आया था। ऊप्स ने क्या करा, ब्रेक डाउन करी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एक स्मॉलर मोर मैनेजेबल कंपोनेंट्स में। दिस मेक इट इजियर टू डेवलप, मेंटेन एंड मॉडिफाई सॉफ्टवेयर। इसकी हेल्प से हम इजिली डेवलप कर पाए, इजिली मेंटेन कर पाए एंड इजिली मॉडिफाई कर पाए अपने सॉफ्टवेयर को। ऊप ऑल्सो हेल्प इट इंश्योर कोड रियूजेबिलिटी एंड डेटा सिक्योरिटी। अब ऊप्स ने क्या हेल्प की, ऊप्स के अंदर एक पिलर है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का एक मेन एंड इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है रीयूजेबिलिटी। अब जब आप लोगों ने एक क्लास बनाई ए और एक क्लास बनाई है बी, अब इनहेरिटेंस में क्या होता है अभी मैं आगे आपको डेप्थ में समझाने वाला हूं। अब इस क्लास के फंक्शंस एंड इस क्लास के डेटा मेंबर्स हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्लास बी में। सो हमें क्या फायदा हुआ, हमें दोबारा के दोबारा सेम रिपीटिशन का कोड लिखना नहीं पड़ा। दैट्स व्हाई कोड रियूजेबिलिटी। सो यहाँ पे क्या हुआ, कोड रियूजेबिलिटी हुई, जो हमने कोड एक बार लिख लिया उसको हम दोबारा रीयूज कर पाए। एंड डेटा सिक्योरिटी, सो डेटा को सिक्योर करने का काम करता है हमारा ऊप्स। सो दैट्स व्हाई ऊप्स इन द मार्केट। सो ये एक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन कर लेना, मेरे साथ साथ कंप्लीट वीडियो देखोगे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एंड अभी हम बात करने वाले पीडीएफ के बारे में भी, पहले एक बार हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वन शॉट की पीडीएफ कैसे मिलने वाली है। व्हाट आर एक्सेस स्पेसिफायर, व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन 5 मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सेस स्पेसिफायर, आप सभी स्टूडेंट ने इस वर्ड का नेम जरूर सुना होगा। एंड इसका काम क्या है। एक्सेस स्पेसिफायर एज द नेम सजेस्ट आर ए स्पेशल टाइप ऑफ कीवर्ड्स which are used to control or specify the accessibility of entities like class method etc। एक बार डेफिनेशन देख लेंगे फिर मैं डेप्थ में बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। सम ऑफ द एक्सेस स्पेसिफायर और एक्सेस मॉडिफायर इंक्लूड प्राइवेट पब्लिक etc। सो एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर एक स्पेशल टाइप का कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, एक्सेसिबिलिटी दे पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। जो भी हमारे मेथड्स है, जैसे आपने कोई मेथड बनाया फंक्शन नाम का, सपोज आपने एक मेथड क्रिएट किया फंक्शन नाम का, अब इस फंक्शन मेथड को क्या एक्सेसिबिलिटी देनी है, इसकी क्या औकात होने वाली है, डायरेक्टली मैं आपको समझाऊं। क्या मैं इसको प्राइवेट बनाने वाला हूं, क्या मैं इसको पब्लिक बनाने वाला हूं, क्या मैं इसको डिफॉल्ट बनाने वाला हूं। सो ये इसकी एक्सेसिबिलिटी मैं डिसाइड करूंगा। अगर मैं इसको प्राइवेट बना दूंगा
सो ये मेरा फंक्शन प्राइवेटली काम करेगा, विद इन द क्लास काम करेगा। बट अगर मैं इसको पब्लिक बना दूंगा, सो मैं इसको कहीं भी एक्सेस कर पाता हूँ एंड किसी भी क्लास में मैं यूज कर पाऊंगा। सो पब्लिक है, सो सबके लिए पब्लिक है। प्राइवेट होगा, सो विद इन द क्लास काम करेगा। सो ये एक्सेसिबिलिटी डिफाइंड क्या करता है? एक्सेस स्पेसिफायर। सो अलग अलग तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट। आप लोगों ने नाम सुना होगा पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। एंड एक और एक्सेस स्पेसिफायर होता है विच इज प्रोटेक्टेड। सो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, मैं यहां पे लिख देता हूं, एंड डिफॉल्ट। ये क्या है? ये है मेरे एक्सेस स्पेसिफायर। ये नाम याद रख लेना। अब बात करते हैं कि भैया जब हमारे इंटरव्यू होगी उससे पहले हमें रिवाइज करना पड़ेगा। सो भैया पीडीएफ दे दो, बिल्कुल फ्रीली। पीडीएफ आपको कैसे मिलने वाली है वो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूंगा। एंड देखो, अब आपका अपकमिंग इंटरव्यू है, मॉक इंटरव्यूज। एंड देखो, आपका इंटरव्यूअर आपसे रेज्यूमे लेगा। सो उस रेज्यूमे के अंदर आपकी कोई मिस्टेक ना हो, उसके लिए अपना रेज्यूमे रिव्यू करा लेना। अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूं बिल्कुल फ्री में रेज्यूमे रिव्यू कैसे करा सकते हो। एंड पीडीएफ बिल्कुल फ्रीली आप लोग को मिल जाएगी। अब चलते हैं पीडीएफ की तरफ कि भैया कैसे पीडीएफ हम ले सकते हैं अपने इंटरव्यूज के लिए। देखो, अब आपकी प्लेसमेंट जर्नी काफी टाइम से स्टार्ट हो चुकी है एंड काफी स्टूडेंट्स के रेज्यूमे की वजह से रिजेक्शन आते हैं कि आप लोग के रेज्यूमे के अंदर इतनी सारी मिस्टेक्स होती है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के रेज्यूमे रिव्यू किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स के रेज्यूमे देखे, बट काफी स्टूडेंट को लगता है कि हमारा रेज्यूमे तो परफेक्ट है, बट फिर भी उनके रेज्यूमे के अंदर काफी मिस्टेक होती है। सो गाइज, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, कोई भी आपका पैसा नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्रीली आप यहाँ पे रेज्यूमे रिव्यू करा लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। एंड अभी मैं आप लोग को पीडीएफ के बारे में बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे, आप किसी की भी प्रोफाइल पे जा सकते हो। एंड जैसे आप प्रोफाइल पे जाओगे, आप लोग को रेज्यूमे रिव्यू का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ₹0, बिल्कुल फ्रीली आपका रेज्यूमे रिव्यू हो जाएगा। अब आपका कोग्निजेंट के अंदर इंटरव्यू है या फिर आपका किसी भी कंपनी के अंदर इंटरव्यू है, वहां पे आप अपना रेज्यूमे दोगे, सो वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। सो ये आपको जो भी आपकी मिस्टेक्स होगी वो आपको बता देंगे। उसके हेल्प से आप अपने रेज्यूमे के अंदर चेंजेस करके अपना रेज्यूमे शो कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको अपना टाइम एंड स्लॉट लेना है, कंफर्म डिटेल्स पे जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ पे नेम, ईमेल, कॉल अबाउट। ठीक है, एंड यहाँ पे फ्री, बिल्कुल ₹0 में आपका सेशन बुक हो जाएगा। ठीक है, ये आप चीजों को करनी है। अब बात करते हैं पीडीएफ के बारे में। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, सर्विस बेस्ड मॉक इंटरव्यूज के अंदर आपको आपके भैया की प्रोफाइल मिल जाएगी, अमन अग्रवाल। आपको जाना है एंड जैसे आप आओगे यहाँ पे, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, कोग्निजेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पीडीएफ। बिल्कुल फ्रीली ग्रैब कर लेना, ₹0 में आप ग्रैब कर लोगे। एंड वन क्लिक रेफरल टेम्पलेट, अगर आपको किसी भी कंपनी के अंदर रेफरल लेना है तो वो भी आप ग्रैब कर सकते हो। जस्ट वन क्लिक में आप रेफरल ले पाओगे। यहाँ पे एक लिस्ट बनी है हर एक कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। सो ये आप सभी स्टूडेंट्स ले लेना। एंड 1-to-1 मॉक इंटरव्यूज विच इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो गाइस, काफी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपने मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराए हैं। कोग्निजेंट के भी काफी स्टूडेंट्स के भी मैंने मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं। ये मॉक इंटरव्यूज काफी स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं इंटरव्यू क्रैक करने में। अब आप लोग की बारी, अगर आप लोग को अपना मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराना है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये मॉक इंटरव्यू जैसे यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, 1-to-1 रहने वाला है। मैं रहूंगा, मैं आपका मॉक इंटरव्यू लूंगा एंड आप लोग को अपनी पूरी प्रैक्टिस के साथ इंटरव्यू देना है। यहाँ पे जो भी फीडबैक्स होगी वो मैं आपको बताऊंगा। इस फीडबैक को लेके आप अपने मेन इंटरव्यू के अंदर बहुत अच्छे लेवल का परफॉर्मेंस दे सकते हो। सो देर किस चीज की करनी है? जस्ट ₹149 का आप लोगों के लिए 1-to-1 मीट रखिए। ये 1-to-1 इंटरव्यू राउंड मैं गारंटी दे रहा हूँ काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, पीडीएफ ले लेना, रेज्यूमे रिव्यू करा लेना एंड मॉक इंटरव्यूज। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे भैया तो अपना सेशन बेच रहे हैं। अगर आपको नीड लगे तो आप ले सकते हो, बट अगर आपको नीड नहीं लगे सो आप मत लेना। मैं काफी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, जितने स्टूडेंट्स अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इंटरव्यूज के अंदर, वो प्रॉब्लम यहाँ से आपकी गायब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। एंड ये कॉन्फिडेंस लेवल आपको आपके मेन इंटरव्यू के अंदर काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। गाइस, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके पीडीएफ ले लो। एंड रेज्यूमे रिव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉक इंटरव्यूज आपको काफी हेल्प करने वाले हैं, जैसे मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया। सो अगर आपको कंडक्ट कराना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके आप कंडक्ट करा सकते हो। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ऊप्स। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट ये डायरेक्टली आपसे ऐसे पूछा तो जाएगा, बट इनके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा।
इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। अब आप सोच रहे होगे कि भैया आपने तो सिर्फ नाम बता दिए बट आपने तो इनके बारे में नहीं बताया। सो डोंट वरी, अभी हम एक एक क्वेश्चन के अंदर चीजें समझने वाले हैं। अभी इनहेरिटेंस भी पढ़ेंगे, उसके बाद इनकैप्सुलेशन, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन। सो वीडियो एंड तक देखोगे तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स बीच में से स्किप कर देते हैं, वही स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो गए जो बीच में से स्किप करते हैं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जाएंगे 10 वीडियोस पे एंड 10 वीडियोस से 2-2 3-3 मिनट का पढ़ के बस सोचेंगे कि मेरी प्रैक्टिस कंप्लीट होगी। आप लोगों को एक बुक पढ़नी है बट अच्छे से पढ़नी है। सो ये वन शॉट इसी वजह से बनाया गया है कि आप 1 से 1.5 घंटा अच्छी तरीके से फोकसली चीजों को सुनो। अगर आप सुन लोगे, सिर्फ अगर आप सुन लोगे, ये नहीं कह रहा हूं मैं आप लोगों को कि आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना है। जो जो चीजें मैं बता रहा हूं बस उनको सुन लोगे, जब भी आप इजीली सिलेक्शन ले लोगे कॉग्निजेंट के अंदर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वहां पे आपसे पूछे जाएंगे जब आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद मुझे मेल करके बताना कि हाँ भैया यही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ हूप्स? इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन। सो ये चार पिलर्स हर एक स्टूडेंट्स को पता होगा इनका नाम, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। बट इंटरव्यूज के अंदर इसका आंसर कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। अब सपोज करते हैं 100 स्टूडेंट्स इंटरव्यूज के लिए गए, सपोज करते हैं 100 स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए गए, बट अब सिलेक्शन तो कुछ लिमिटेड स्टूडेंट का होगा, लाइक 40 टू 50 स्टूडेंट का सपोज करते हैं सिलेक्शन हो जाता है। अब इन स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेटेजी लग रहेगी वो मैं बता देता हूँ। देखो, जब भी आपसे ये पूछते हैं इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन, सो मैंने मॉक इंटरव्यूज के अंदर भी देखा है, जब भी मैं मॉक इंटरव्यू लेता हूँ, सो आप सिर्फ डेफिनेशन बता देते हो, बट इसके साथ आप लोगों को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी बताने हैं। अगर आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ना पता हो, सो आपको एक टेक्निकल एग्जाम्पल बता देना। बट टेक्निकल एग्जाम्पल या फिर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल कोई भी आपको बताना नेसेसरी है। एंड ये वे 40 टू 50 स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन होता है, ये एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। एंड जब आप एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हो, सो इंटरव्यूअर को समझ आ जाता है कि ये जो सामने बंदा बैठा है इसको एक अच्छी खासी नॉलेज है। सो अब एक एक मैं डेफिनेशन, एक एक पिलर्स के बारे में बताने वाला हूँ एंड विद एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ। अब एक एक करके हर एक पिलर के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, आप सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। इनहेरिटेंस इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड that allows one class to inherit properties and behaviors from another class, ठीक है। दिस promotes code reuse and hierarchical relationships between classes। अब हमने डेफिनेशन समझ लिया है, बट इसके बारे में अब हम समझना है कि इनहेरिटेंस रियल में वर्क कैसे करता है। मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ, उसके बाद हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी समझेंगे। पहले एक टेक्निकल एग्जांपल बता देता हूँ, एक कोड से बता देता हूँ। एक मेरी क्लास ए है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया, सपोज फन नाम से कोई भी फंक्शन बना लिया, और एक मैंने क्लास बनाई है बी। अब क्या हुआ, जब मैं सेकंड क्लास बी बना रहा हूं, सो यहाँ पे मुझे यूज करना है एक्सटेंड्स। जब भी हमें कभी भी इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करना होता है, सो वहां पे हमें यूज करना होता है एक्सटेंड्स कीवर्ड का। एक्सटेंड्स क्लास ए। अब जैसे ही मैंने ये किया, सो अब फायदा क्या हुआ कि अब जो भी यहाँ पे मैंने कोड लिखा था, जो भी मैंने प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स, जो भी मैंने मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स बनाए थे, वो मैं डायरेक्टली क्लास बी के अंदर यूज कर सकता हूँ। सो आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा कि मैंने तो सिर्फ एक क्लास बनाई है ए, एंड उसके अंदर ही मैंने अपने मेथड्स बनाए हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स बनाए हैं। बट इनहेरिटेंस के हेल्प से जैसे ही मैं सेकंड क्लास बी बनाता हूं, डायरेक्टली एक वर्ड यूज किया एक्सटेंड्स, एंड मैं डायरेक्टली फंक्शन इस क्लास के अंदर यूज कर पाता हूं। सो कोड मैंने एक बार लिखा बट उसको रीयूज कर पाया मैं सेकंड क्लास के अंदर भी। ये काम करता है आपका इनहेरिटेंस। एक क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज हम इनहेरिट कर पाते हैं दूसरी क्लास के अंदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस। एंड अब काफी इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेते हैं कि भाई इनहेरिटेंस तो आपने बना दिया, ठीक है, इनहेरिटेंस ठीक है, एग्जाम्पल भी बता दिया, बट व्हाई डू वी नीड इनहेरिटेंस, या व्हाट इज द मेन वर्किंग ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का फायदा क्या हुआ? दिस इज द फायदा ऑफ इनहेरिटेंस, दिस इज द बेनिफिट, दिस प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी। बस आपको एक वर्ड में आंसर देना है। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि इनहेरिटेंस का बेनिफिट क्या है, व्हाई डू वी नीड इनहेरिटेंस, आपको बोलना है कोड रीयूजेबिलिटी। अगर आप ये वर्ड बोल दोगे, आप मान लेना कि आपके ऊपर डबल टिक लग चुके हैं।
भाई इसको तो लेना ही है, इसको तो सारी चीजें पता है। कोड रियूजेबिलिटी का मतलब क्या है? कोड रियूजेबिलिटी का मतलब ये है कि मैंने एक क्लास बनाई, उसके अंदर कुछ फंक्शंस बनाए, अब मैं उस कोड को दोबारा नहीं लिख रहा हूं, उस कोड को डायरेक्टली रीयूज कर पा रहा हूं। अब यहां पे क्या हो रहा है, जो ये मैंने फंक्शन बनाया डायरेक्टली इनहेरिटेंस के हेल्प से मैं रीयूज कर पा रहा हूं। ये तो हो गया आपका टेक्निकल एग्जांपल। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल की। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल के अंदर है पेरेंट चाइल्ड। आपको पेरेंट और चाइल्ड, ये आपने एग्जांपल ऑलरेडी, आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, आपने ऊप्स पढ़ा होगा, ऊप्स के अंदर आपने एग्जांपल जरूर सुना होगा। पेरेंट चाइल्ड, अब क्या होता है, कुछ कुछ जो चाइल्ड्स होते हैं उनकी जो आई की कलर होती है, सपोज अगर उनके पेरेंट के आई का कलर ब्राउन है, सो उनके चाइल्ड का भी आई का कलर ब्राउन होता है, या फिर उनके हेयर का कलर ब्राउन है, सो उनके चाइल्ड के भी हेयर का कलर ब्राउन होता है। ये क्यों होता है? ये इनहेरिटेंस होते हैं। क्या होता है, जो चाइल्ड होता है, हम अपने पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी अपने अंदर लेके आते हैं, ठीक है। सो ये पेरेंट चाइल्ड का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है इनहेरिटेंस का। सो ये एग्जांपल आप बता सकते हो। टेक्निकल में मैंने बता दिया, आपने क्लास ए बनाई, एक क्लास बी बनाई, कुछ फंक्शंस बनाए, कुछ एट्रीब्यूट्स बनाए क्लास ए के अंदर। अब काफी स्टूडेंट सोचते हैं भैया मेथड क्या होता है? फंक्शंस को ही मेथड बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है मेथड। जैसे आपका घर का नाम होता है कुछ, ऐसे फंक्शन का घर का नाम है मेथड। सो एक क्लास ए बनाई, उसके अंदर कुछ फंक्शन बनाए, डायरेक्टली उसको यूज कर पाए क्लास बी के अंदर। ये क्या है? ये इनहेरिटेंस है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल पेरेंट चाइल्ड, टेक्निकल एग्जांपल दो क्लास बना दी, एक क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास में इनहेरिट कर पा रहा हूं, दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस। सो एक पिलर का तो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको कर दिया बॉक्स में, इनहेरिटेंस समझ में आ चुका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन क्या है भैया? इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन, ये चार पिलर है। ये मान लेना बिल्डिंग के चार पिलर है। इन पिलर्स को जोड़ के हमारा एक बिल्डिंग बनती है जिसका नाम है ऊप्स। सो ये पिलर्स अगर हमें पता है, एंड 99% चांस है हर एक स्टूडेंट से इन पिलर्स के बारे में पूछा जाएगा। हो सकता है किसी स्टूडेंट से इनहेरिटेंस के बारे में पूछ लिया जाए, हो सकता है किसी स्टूडेंट से एब्स्ट्रक्शन के बारे में पूछ लिया जाए, बट आपको ये पिलर्स आने चाहिए। अब इनकैप्सुलेशन क्या है? बिना किसी टाइम वेस्ट को, मतलब टाइम वेस्ट करना ही नहीं है हमें, हमें बहुत ध्यान से चीजें सीखनी है, एंड जो जो चीजें मैं बता रहा हूं ये आपको इंप्लीमेंट करनी है। इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द core principle of the object oriented programming. It refers to the bundling of data and methods. इनकैप्सुलेशन क्या है? एक कोर प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ये हमें पता है। इट रेफर्स टू बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट। काफी स्टूडेंट्स को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी, मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज लिख देता हूं। रैपिंग अप ऑफ ए डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट। आप डायरेक्टली ये डेफिनेशन भी अपने इंटरव्यू के अंदर बता सकते हो। अब इसका मतलब क्या है? अब ये है मेरे पास पेन, अभी मैं समझाता हूं। अब इस पेन के अंदर अंदर बहुत सारी प्रोसेसिंग होगी। अब ये जैसे टेक्निकल पेन है, जैसे मैं इसको आईपैड पे अपने लिख पाता हूं, तो ये क्या है, अंदर यहाँ पे बटन्स भी है। अब इसमें क्या हुआ, आप लोग देख पा रहे हो इस पेन को, आप अंदर के प्रोसेस को नहीं देख पा रहे हो। सो ये क्या हुआ, इनकैप्सुलेट हुआ, रैपिंग अप हुआ डेटा का एक सिंगल यूनिट के अंदर। यूनिट क्या है? यूनिट है ये मेरा पेन, ध्यान से देख लो इस पेन को। यूनिट है ये मेरा पेन, इसके अंदर डेटा का फ्लो हुआ, ये रैप कर दिया गया, इसके अंदर क्या कर दिया गया, रैप, ठीक है। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, क्लास। आप सभी स्टूडेंट्स को पहले टेक्निकल एग्जांपल, अब आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल के अंदर पेन भी बता सकते हो, मैं एक और एग्जांपल बता दूंगा, बट एक टेक्निकल एग्जांपल बता देता हूं। आपने बनाई एक क्लास, क्लास के अंदर आपने बनाए मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स। आपने मेथड्स बनाए, आपने एट्रीब्यूट्स बनाए। आपने क्या किया, क्लास क्या है, क्लास है मेरी एक सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट। मेथड एंड एट्रीब्यूट्स है मेरा डेटा, रैपिंग अप ऑफ ए डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट। सो आपने जो ये डेटा लिया, जो ये मेथड्स बनाए, जो ये एट्रीब्यूट्स बनाए, इनको रैप ही तो किया है आपने क्लास के अंदर। क्या किया है वो, रैप ही तो किया है। रैप करके एक मेरी यूनिट बन गई जिसका नाम है क्लास ए सिंगल यूनिट। इतना काम समझ में आ चुका। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बता देता हूं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल के अंदर आपका बैग, जब जो भी आपका कॉलेज बैग है, आपको पता है बैग के अंदर आप पेन भी रखते हो, आप एक नोटबुक भी रखते हो, आप आपकी जो भी नेसेसिटी की चीज है वो सारी बैग के अंदर रखते हो। सो बैग क्या है, बैग एक यूनिट है, पेन नोटबुक ये क्या है, डेटा है। सो इनकैप्सुलेशन का बेस्ट एग्जांपल है बैग, कुछ भी बता सकते हो आप।
बहुत सारे ऐसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल है जिसको आप बता सकते हो, ठीक है। सो इनकैप्सुलेशन भी हमारे समझ आ चुका है। सो इनकैप्सुलेशन पे हमने कर दिया डन। अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म कि भैया पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? Polymorphism is composed of two words. Poly, which means many. देखो polymorphism को दो वर्ड में तोड़ दिया, एक पोली एक मोर्फ, ठीक है। पोली का मतलब है मैनी, मोर्फ का मतलब है शेप्स। जितनी डिटेलिंग में मैं समझा रहा हूं, अगर कोई आपको समझा दे तो बता देना, ठीक है। बट देखो मेरी तरफ से 100% एफर्ट है, मैं पूरा एफर्ट दे रहा हूं, अच्छी तरीके से ट्राई कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए। बट जितने स्टूडेंट फोकसली समझ रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बट जितने स्टूडेंट फोकसली नहीं समझ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आपका भी इंटरव्यू में सिलेक्शन हो। सो प्लीज गाइस, सारे के सारे स्टूडेंट फोकसली समझ लो एंड कंप्लीट वीडियो देखना एंड तक, तभी आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर पाओगे। सो ध्यान से समझना, जो जो चीजें बता रहा हूं वो समझ लेना। कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए, कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए सो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो। मैं जैनसी प्रो, जैनसी नेक्स्ट, हर एक प्रोफाइल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस कवर करा दूंगा, ठीक है। डोंट वरी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बार बार बोलता हूँ, इतने एफर्ट्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए दिए जाते हैं। सो गाइस प्लीज हर एक स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मोर्फ का मतलब है शेप्स, पोली का मतलब है मैनी। मैनी शेप्स क्या है, इस पूरे वर्ड का मतलब है मैनी शेप्स। इतनी चीज समझ में आ चुकी। मैनी शेप्स, देयरफॉर पॉलीमॉर्फिज्म रेफर टू समथिंग दैट हैज मैनी शेप। अब इसका एक एग्जांपल क्या है। सपोज आप एक फंक्शन बनाते हो सम, और यहां पे हमने क्या करा, हमने एक दो वेरिएबल का यूज किया ए और बी, रिटर्न कर दिया ए प्लस बी। क्या मैं एक और फंक्शन बना सकता हूं, इसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। यस, मैं सेम नेम का एक और फंक्शन बना सकता हूं, बट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अगर आपने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट लिए, तो जो आप दूसरा फंक्शन बनाओगे उसमें आप 3 लेना, 4 लेना, बट 2 नहीं लेने हैं। या फिर आप इनका डेटा टाइप चेंज कर दो। सो यहाँ पे मैंने ए बी लिया, यहाँ पे मैंने ए बी सी ले लिया। सो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट थे, यहाँ पे 3 हो गए, ए बी सी। रिटर्न कर दिया ए प्लस बी प्लस सी। अब एक और फंक्शन बना दिया ए बी सी डी। अब रिटर्न कर दिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब आप लोग एक चीज देख पा रहे होगे कि फंक्शन का नेम एक है, फंक्शन एक है, बट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है एंड सेम फंक्शन अलग अलग वर्किंग कर रहा है। यहाँ पे दो वेरिएबल को रिटर्न कर रहा है, मतलब दो वेरिएबल के सम को रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे तीन वेरिएबल के सम को रिटर्न कर रहा है एंड यहाँ पे चार वेरिएबल के सम को रिटर्न कर रहा है। सो दिस इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म, मींस मैनी शेप। अब आप लोग को टेक्निकल एग्जांपल से अगर समझ नहीं आया होगा, सो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझा देता हूँ। सपोज यू आर अ पर्सन, ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है। अब ये बंदा अगर स्कूल के अंदर है, सो जो इसका बिहेवियर है अपने क्लास टीचर से वो एक अलग होगा। बट इन द केस ऑफ फ्रेंड, जो इसके फ्रेंड है उसके साथ इसका एक बिहेवियर अलग होगा। आप अपने फ्रेंड से एक अलग जोन में बात करते हो, अलग लैंग्वेज में बात करते हो एंड अपने टीचर से एक अलग लैंग्वेज में बात करते हो। सेम ऐसे ही आप अपने पेरेंट के सामने, अपने माँ बाप के सामने एक अलग जोन में बात करते हो, ठीक है। जब भी आप अपने माता पिता से बात करते हो, अपने मम्मी पापा से बात करते हो, सो आपकी जो एक लैंग्वेज रहती है, आपकी एक प्रोनाउंसिएशन रहती है, वो डिफरेंट रहती है एज कंपेरिजन टू योर फ्रेंड। या फिर आप पार्टी में जाते हो, वहां पे आपका एक डिफरेंट बिहेवियर रहता है, डिफरेंट नेचर रहता है। सो ऐसे ही एक ही आदमी ने अपनी बहुत सारी शेप्स जनरेट की है, ठीक है भाई। पेरेंट्स के सामने एक अलग शेप्स होगी, टीचर के सामने एक अलग शेप होगी, स्टूडेंट फ्रेंड के सामने एक अलग शेप होगी एंड अपने रिलेटिव्स के सामने एक अलग शेप होगी। सो दिस इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म। सो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का। टेक्निकल एग्जांपल फंक्शन ओवरलोडिंग आप बता दोगे, सो बेस्ट रहने वाला है। नाउ मूव टू द लास्ट पिलर, एब्स्ट्रैक्शन। अब हमने इनहेरिटेंस देख लिया अच्छी तरीके से, रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी समझा दिया, टेक्निकल एग्जांपल भी समझा दिया, इनकैप्सुलेशन डन, इनकैप्सुलेशन का रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी बता दिया, टेक्निकल एग्जांपल भी बता दिया, पॉलीमॉर्फिज्म भी हमारा डन हो चुका है। देन लास्ट एंड मेन पिलर, विच इज मेन पिलर, एब्स्ट्रैक्शन। अब ये एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन बहुत ध्यान से समझ लोगे सो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोग्निजेंट के अंदर जैनसी, जैनसी नेक्स्ट, जैनसी प्रो, हर एक प्रोफाइल के लिए क्वेश्चन पूछा गया है एंड अभी आप लोगों को हर एक स्टूडेंट्स को वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि जैनसी नेक्स्ट एंड जैनसी प्रो के अंदर कुछ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ अलग चीज है जो आपको अलग से पढ़नी है,
वे क्या है, वे मैं बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में। ये तो आपका रहेगा ही रहेगा, कंप्लीट वन शॉट तो रहेगा। बट वीडियो के एंड में मैं कुछ अलग चीजें बताऊंगा कि जो आपको जेएनसी नेक्स्ट और जेएनसी प्रोफाइल पे पूछी जाती है। ठीक है, व्हाट इज एब्स्ट्रक्शन इन ऊप्स। अब क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट है। एब्स्ट्रक्शन क्या होती है भैया? एब्स्ट्रक्शन इज वन ऑफ द fundamental principles of object oriented programming that focuses on hiding the implementation detail and exposing only the essential features of an object। अब एब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है? ये क्या करेगा? ये सिर्फ नेसेसरी डिटेल शो करेगा यूजर को। नेसेसरी डिटेल जो यूजर के काम की है वो डिटेल शो करेगा, एंड अननेसेसरी डिटेल, जो भी अननेसेसरी डिटेल है, जो डिटेल यूजर के काम की नहीं है, वो क्या करेगा? वो हाइड करेगा। ओनली शो नेसेसरी डिटेल, सिर्फ ये काम करेगा। शो क्या करेगा? इतना याद रख लेना एब्स्ट्रक्शन पे कि शो करेगा नेसेसरी डिटेल एंड हाइड करेगा नेसेसरी डिटेल। सो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, आप लोगों को एग्जांपल में बता देता हूं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो उसके बहुत सारे एग्जांपल है। कार वाला एग्जांपल है, लाइक आप कार को ड्राइव कर रहे हो एंड आपने सिर्फ वहां पे अपना एक्सीलेटर दबाया, अपने एक्सीलेटर को पुश किया, बट आपको इंटरनल वर्किंग नहीं पता है। सेम ऐसी कार एक बहुत पुराना एग्जांपल हो चुका है, एटीएम का एग्जांपल। एटीएम का एग्जांपल थोड़ा न्यू एग्जांपल है। अब जैसे आप एटीएम के अंदर एंटर करते हो पिन, पिन से पहले क्या एंटर करते हो? कैश फ्लो, कि आपको कितने रुपीज निकालने हैं। सपोज मुझे 2000 रुपए निकालने हैं, तो सबसे पहले मैंने वहां पे अमाउंट एंटर की। देन आफ्टर दिस यू हैव टू एंटर योर पिन। जैसे ही आप पिन एंटर करते हो, अब आएगा मेन प्रोसेस। जैसे हम पिन एंटर करते हैं वैसे आते हैं हमारे कैश, कैश विदड्रॉल आते हैं। अब कैश आपके पास आ जाएगा, बट इंटरनल क्या वर्किंग रही है, कैसे उसने अंदर से आपको पैसे निकाल के दिए, वो आप सभी स्टूडेंट्स को नहीं पता है, एंड किसी भी यूजर को वो जानना जरूरी नहीं है। दिस इज अननेसेसरी डिटेल। नेसेसरी डिटेल क्या है? आपके पास रिसिप्ट आएगी, आपके पास कैश फ्लो आएगा, वो नेसेसरी डिटेल है, वो हमें चाहिए। हमें तो पैसे निकालने से मतलब है, अब वो कैसे पैसे निकाल ले उससे हमें मतलब नहीं है, बट उसके अंदर एक इंटरनल वर्किंग हो रही होगी। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल, एटीएम मशीन का परफेक्ट एग्जांपल है। एंड मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एब्स्ट्रक्शन का। अगर ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं आता है, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ 99% ऑफ द स्टूडेंट से इस क्वेश्चन को पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। सो इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ समझ लेना, एंड पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। मॉक इंटरव्यूज भी बता दिया, रेज्यूमे रिव्यू तो हर एक स्टूडेंट को कराना है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज डीबीएमएस। अब उसके कुछ क्वेश्चंस देख लिया, अब डीबीएमएस के क्वेश्चंस कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, अब चाहे वो ऊप्स से हो, चाहे वो डीबीएमएस से हो, चाहे वो प्रोजेक्ट रिलेटेड हो, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी बार रिपीट हुए हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी है, जो आपके कॉग्निजेंट के इंटरव्यू के अंदर आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन इस वन शॉट के अंदर कवर करने वाला हूं। व्हाट इज डीबीएमएस, अभी कुछ देर की और वीडियो रह गई है, कंप्लीट देखना, तभी आपको अच्छी चीजें समझ में आएगी, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। सो बहुत ध्यान से देखना, फोकसली देखना। कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए, कमेंट्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हो, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। अब डीबीएमएस क्या होता है भैया? डीबीएमएस का मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस एक हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है क्रिएट करने का एंड मैनेजिंग डेटाबेस। अब एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, हर एक चीज एग्जांपल के साथ बताऊंगा। जैसे आपका कॉलेज है, सो आपके कॉलेज का एक डेटाबेस होगा जिसके अंदर हर एक स्टूडेंट की एंट्री होगी, उसका ब्रांच नेम होगा, ठीक है, उसका डिपार्टमेंट होगा कि कौन से डिपार्टमेंट से है। सो ये मैं मान लेता हूँ ये आपके कॉलेज का क्या है, डेटाबेस है। एबीसीडी बहुत बड़ा डेटाबेस होगा, क्योंकि काफी ज्यादा हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर होते हैं। सो इतने सारे स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा डेटाबेस होगा, एंड एक डेटाबेस इंजीनियर होगा जो आपके डीबी को, आपके डेटाबेस को संभालता होगा। अब ऐसे ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने काम क्या किया? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो क्रिएट भी करेगा और उस डेटाबेस को मैनेज भी करेगा। इतना चीज समझ आ चुकी होगी। A DBMS enables end users to create, protect, read, update and delete data in a database। अब एक डीबीएमएस की हेल्प से क्या कर सकते हो? आप क्रिएट भी कर सकते हो, आप रीड भी कर सकते हो, आप अपडेट भी कर सकते हो, और आप डिलीट भी कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। सपोज आप लोग अब फाइनल ईयर में हो, जैसे आप फाइनल ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप हो जाओगे पास आउट। सो अब इतनी सारी एंट्री हर 4 साल बाद डिलीट होती है। जैसे आप पास आउट होगे, सो आपके सारे के सारी एंट्री डिलीट हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा डेटाबेस हो जाएगा, उसको संभालना थोड़ा भारी हो जाता है।
ठीक है। सो जरूरत पड़ने पे डिलीट भी हो जाएगा। एंड इंफॉर्मेशन अपडेट, सपोज अभी आपका करंट में नंबर कोई और है, एक्स वाई जेड, अभी आप फोन नंबर यूज कर रहे हो एंड आपको कॉलेज में फोन नंबर चेंज कराना होगा, सो आपका डेटाबेस में भी अपडेट होगा। सो वहां पे हम अपडेट भी कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी रीड भी कर सकते हैं, इजिली उस डेटाबेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिससे कोई और यूजर उसको कुछ भी चोरी ना कर सके। It also manage security, data integrity and concurrency for database. So database management system का क्या काम होता है? क्रिएट करता है, मैनेज करता है डेटाबेस को एंड यूजर क्या कर सकता है? क्रिएट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्लेन डिफरेंट लैंग्वेज प्रेजेंट इन डीबीएमएस। गाइस मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एंड जिस क्वेश्चन पे मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देता हूं वो क्वेश्चन रियल में मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन इस लैंग्वेज से नहीं पूछा जाएगा, सो भैया आपने फिर मेंशन क्यों किया है? अब मैं बताऊंगा कि किस लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भाई डीडीएल की कमांड बता दो, डीएमएल की कमांड बता दो, डीसीएल की कमांड बता दो, टीसीएल की कमांड बता दो। अब अगर आपको कमांड्स याद है, जितने भी स्टूडेंट्स को कमांड याद होगी वो स्टूडेंट कमांड बता देंगे एंड जितने स्टूडेंट्स को कमांड याद नहीं होगी आप लोग नहीं बता पाओगे। डीडीएल क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीसीएल क्या है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल क्या है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। पहले तो आप लोग को फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डीडीएल की पता चल गई, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। अब हर एक लैंग्वेज की कुछ कमांड्स होती है, जैसे डीडीएल की कुछ कमांड्स है, डीएमएल की कुछ कमांड्स है, डीसीएल की कुछ कमांड है, टीसीएल की कुछ कमांड्स है। अब डीडीएल की कमांड क्या है? क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। मैं बार बार बोल रहा हूं इस वीडियो के अंदर, मेरी साथ साथ चीजें समझ लेना। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, जितने एफर्ट मैं दे रहा हूं उतने एफर्ट आपको देने हैं। आप इजिली 100% श्योरिटी दे रहा हूं आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम क्या है? दोबारा बता देता हूं, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। ये थी मेरी डिटेल की कमांड्स। डीएमएल की कमांड सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। डीसीएल की कमांड ग्रांट एंड रिवोक, ग्रांट एंड रिवोक। टीसीएल की कमांड कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। दोबारा बोलते हैं, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। दो बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं जिससे आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए एंड आप इजिली अपने इंटरव्यू के अंदर बता दो। सो गाइस ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में आ सकता है। सो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेना एंड हर एक कमांड याद कर लेना। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीएमएस के अंदर एंड बहुत सारी कंपनीज इस क्वेश्चन को पूछती है। नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग रिडंडेंसी बाय ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू मल्टीपल टेबल्स। अब रिडंडेंसी का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आपके डेटाबेस के अंदर बहुत ज्यादा रिडंडेंसी है, बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी है, ठीक है, सो उस डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हमें रिमूव करना है, हमें रिड्यूस करना है, ठीक है, एंड अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। अब ये कुछ टाइप्स की नॉर्मल फॉर्म्स होती है, जैसे 1NF, 2NF, 3NF, BCNF। सो आप लोगों से डिटेलिंग में पूछे जाने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे डेप्थ में पढ़ना है 1NF, 2NF, 3NF, BCNF के बारे में, सो जावा टी पॉइंट पे बेस्ट तरीके से बताया गया है, आप जाके एक बार पढ़ सकते हो। 1NF, 2NF, 3NF, BCNF एंड इसके अंदर एक और होता है 4NF, 5NF, बट वो चीज आपसे नहीं पूछी जाएंगी। आप लोगों से नॉर्मलाइजेशन एंड ये नेम्स पूछे जा सकते हैं कि कितने टाइप्स की नॉर्मल फॉर्म होती है। इन जनरल हम 1NF, 2NF, 3NF, BCNF पढ़ते हैं, बट थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है 4NF और 5NF। सो अगर आप लोग को डिटेलिंग में पढ़ना है तो जावा टी पॉइंट से आप पढ़ सकते हो। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट आर एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन? अब ये एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शंस क्या है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एसक्यूएल आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि यार एसक्यूएल एक काफी ज्यादा क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कॉग्निजेंट के इंटरव्यू के अंदर। आप सभी स्टूडेंट्स ने काफी इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी अगर देखे होंगे, सो वहां पे भी आपने नोटिस किया होगा एसक्यूएल के क्वेश्चन जरूर आते हैं। एंड इफ यू वांट कॉग्निजेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस देन प्लीज कमेंट मी। इस वीडियो पे कमेंट करो कॉग्निजेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। जितनी ज्यादा कमेंट्स होगी बहुत जल्दी कॉग्निजेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, हो सकता है कल, हो सकता है परसों, एक दो दिन के अंदर आप लोगों के लिए कॉग्निजेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो लेके आ जाऊंगा, जिसके अंदर जैनसी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जैनसी नेक्स्ट, जैनसी प्रो, हर एक प्रोफाइल पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहने वाले हैं। अब एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस क्या है? एन एग्रीगेट फंक्शन इज ए फंक्शन दैट परफॉर्म्स
ए कैलकुलेशन ऑन ए सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होगी, ठीक है। अब जब कैलकुलेशन होगी तो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगी, चाहे कभी भी आप 1+1 कर रहे हो, 1 into 1 कर रहे हो, आप एडिशन कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, सो वहां पे एक सिंगल वैल्यू, एक वैल्यू जनरेट होगी। सो उसको हम एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। अब ये कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे हमारा मिन, मैक्स, काउंट, सम, एवरेज। एंड आपसे डायरेक्टली इंटरव्यूअर मिन मैक्स डायरेक्टली पूछ सकता है कि मिन एग्रीगेट फंक्शन क्या काम करता है, मैक्स एग्रीगेट फंक्शन क्या काम करता है, काउंट एग्रीगेट फंक्शन क्या काम करता है, सम, एवरेज आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। सो मिन फंक्शन का काम होता है, ये रिटर्न करेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू विद इन द सेलेक्टेड कॉलम। जो भी आपने कॉलम सेलेक्ट किया है उसमें से बिल्कुल एक मिनिमम, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको लाके रिटर्न करेगा। मैक्स रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू लाके देगा सिलेक्टेड कॉलम में। काउंट रिटर्न द नंबर ऑफ रोज इन ए सेट। सम रिटर्न द टोटल सम। एवरेज रिटर्न्स द एवरेज वैल्यू ऑफ ए न्यूमेरिकल कॉलम। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक एग्रीगेट फंक्शन आप पढ़ लेना। मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया, एक बार आप खुद से रिवाइज करोगे, जैसे आप पीडीएफ लोगे, पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर लेना। 10 to 15 मिनट्स लगने वाले हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वे रिवाइज नहीं करते हैं। जब तक आप खुद से रिवाइज नहीं करोगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं सेव होगा। सो प्लीज वीडियो एंड तक देखना। वीडियो एंड होते ही जैसे मैंने बताया आपको पीडीएफ लेनी है, 10 to 15 मिनट्स के अंदर आप सारा का सारा रिवाइज कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। पीडीएफ से आप क्विक रिवीजन कर लेना। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कोग्निजेंट जैनसी नेक्स्ट जैनसी प्रो वाले स्टूडेंट्स को क्या एक्सटेंड में पढ़ना है। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बट अलग से और क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन आपसे एक्स्ट्रा हो सकते हैं, क्योंकि जैनसी नेक्स्ट और जैनसी प्रो का पैकेज भी डिफरेंट है, बट अच्छा है पैकेज उनका एज कंपेरिजन टू जैनसी प्रोफाइल। सो आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पैसा मिल रहा है तो ज्यादा पढ़ना भी पड़ेगा। वो क्या पढ़ना पड़ेगा वो मैं बता दूंगा। व्हाट आर जॉइंस एंड टाइप ऑफ जॉइंस। सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि हम इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। मैं सारे के सारे जॉइंस, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन, सारे के सारे जॉइन इस क्वेश्चन के अंदर कवर करने वाला हूं। A join clause is used to combine rows from two or more table based on related column between them. Join clause क्या है? Join clause का काम क्या होता है? Join clause कंबाइन करता है रोज को दो या दो से ज्यादा टेबल में। सपोज ये मेरी टेबल है, ये मेरी टेबल 1 है, ये मेरी टेबल 2 है। अब ज्वाइन क्लोज का काम क्या होगा? ये कंबाइन करेगा रोज को दो या दो से ज्यादा टेबल में बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। ठीक है, उसके रिलेटेड कॉलम, कोई भी एक रिलेटेड कॉलम, सपोज यहाँ पे भी आईडी है और यहाँ पे भी आईडी है। सो उस रिलेटेड कॉलम से ये क्या करेगा? कंबाइन कर देगा रोज को दो या दो से ज्यादा टेबल्स में। सो ज्वाइन का काम तो आपको पता चल गया, बट ज्वाइन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे इनके टाइप्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपसे इनर ज्वाइन के बारे में पूछा जा सकता है कि इनर ज्वाइन क्या है, लेफ्ट लेफ्ट ज्वाइन क्या है, राइट ज्वाइन क्या है। मैं बता देता हूं क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, क्वेरी, क्वेरी भी आपसे लिखवाई जा सकती है। मोस्ट प्रोबेबली जैनसी प्रोफाइल आपसे डायरेक्ट थ्योरेटिकल पार्ट पूछा जा सकता है, बट जैनसी नेक्स्ट और जैनसी प्रोफाइल से, जैनसी प्रो प्रोफाइल से आप लोगों से क्वेरी, क्वेरी भी लिखवाई जा सकती है। सो क्वेरी भी मैं बताने वाला हूं। अब एक एक करके हर एक ज्वाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या है? The inner join keyword select records that have matching value in both table। अब ये मेरी बन गई टेबल 1। एक मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना के दिखाऊंगा जिससे आप सभी स्टूडेंट्स को हर एक ज्वाइन की डेप्थ नॉलेज हो जाए। ये है मेरी टेबल 2। अब इनर ज्वाइन का काम क्या होता है? मैचिंग वैल्यू। अब मैचिंग वैल्यू दोनों टेबल में सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा। भाई यही तो दोनों मैचिंग वैल्यू होगी। सो इस पोर्शन को मैंने कर दिया शेडेड। ये मेरा शेडेड पोर्शन हो गया इनर ज्वाइन। ठीक है, ये हो गया मेरा शेडेड पोर्शन इनर जॉइन। मैचिंग वैल्यू, इनर जॉइन रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल। क्वेरी, बार बार बोलूंगा, एक क्वेरी सिंटेक्स याद कर लेना, एक जॉइन का सिंटेक्स याद कर लेना, सेम रहने वाला है चाहे आप लेफ्ट में बात कर रहे हो चाहे आप राइट जॉइन की बात कर रहे हो। बस यहाँ पे नेम सेम, नेम चेंज हो जाएगा। सिंटेक्स सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2 ऑन, यहाँ पे आ गई कंडीशन, टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। दोबारा बता देता हूं, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1, टेबल 1 से सेलेक्ट कर लिया, इनर जॉइन टेबल 2
ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम टेबल टू डॉट कॉलम नेम। सो इस सिंटेक्स को प्लीज प्लीज याद कर लेना। एंड स्पेशली जैनसी नेक्स्ट एंड जैनसी प्रो, इन दोनों प्रोफाइल से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपसे क्वेरी लिखवा सकते हैं। नाउ मूव टू द लेफ्ट ज्वाइन। द लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल टेबल वन एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल टेबल टू। अभी मैं आप लोग को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना के दिखाऊंगा। सो ये है मेरा T1, ये है मेरा T2, मतलब टेबल वन टेबल टू। अब सारे के सारे रिकॉर्ड चाहिए लेफ्ट टेबल से एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। सो लेफ्ट टेबल ये मैंने कंसीडर कर लिया लेफ्ट टेबल को, ये मेरी होगी लेफ्ट टेबल, ठीक है। ये मैंने अपना रिकॉर्ड कर लिया लेफ्ट टेबल का एंड मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। सो राइट टेबल से ये भी हमारा रहने वाला है मैचिंग रिकॉर्ड, इसको मैंने कर दिया शेडेड। सो शेडेड पार्ट क्या है? ये शेडेड पार्ट है मेरा लेफ्ट ज्वाइन। दोबारा बता देता हूं डेफिनेशन। रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल मतलब लेफ्ट ज्वाइन है, सो लेफ्ट का तो पार्ट सारा रहेगा ही रहेगा। एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। सिंटेक्स बिल्कुल सेम रहने वाला है। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन, उसमें इनर ज्वाइन था, यहां पे आ गया लेफ्ट ज्वाइन। टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम, ठीक है। नाउ मूव टू द राइट ज्वाइन। The right join keyword returns all records from the right table and the matching records from the left table। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा। सारे का सारा रिकॉर्ड राइट टेबल से तो रहेगा बट मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। एक बार पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से बता देता हूं। ये मेरी T1, ये मेरी T2, ये मेरी लेफ्ट टेबल, ये मेरी राइट टेबल। सो गाइस राइट वाला तो सारा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। राइट वाला तो शेड कर ही लिया। राइट वाला जो राइट टेबल का पार्ट है ये तो आपको शेड करना ही करना है, ठीक है। ये राइट वाला तो मेरा शेड हो गया एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। सो लेफ्ट टेबल का ये रहेगा मेरा मैचिंग रिकॉर्ड। ये भी आपको इसमें क्या करना है? इंक्लूड। सो ये कंप्लीट एरिया शेडेड पार्ट क्या है? राइट ज्वाइन। सिंटेक्स बिल्कुल सिमिलर। सेलेक्ट कॉलम नेम सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन राइट ज्वाइन टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम। ये क्या है मेरी? ये है मेरी कंडीशन। सेम ऐसे ही रहने वाला है हमारा फुल आउटर ज्वाइन। द फुल आउटर ज्वाइन कीवर्ड रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज अ मैच इन लेफ्ट टेबल और राइट टेबल, ठीक है। ये है मेरा पूरा का पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब यहां से फुल आउटर ज्वाइन का मतलब है कि कंप्लीट एरिया रहने वाला है, लेफ्ट का भी कंप्लीट राइट का भी कंप्लीट। मैं दिखा देता हूं, ये भी आपका कंप्लीट रहेगा भाई, ये एरिया भी आपका कंप्लीट रहेगा। देयर इज अ मैच इन लेफ्ट और राइट टेबल, ठीक है। ये भी एरिया कंप्लीट रहेगा और ये भी एरिया कंप्लीट रहेगा। फुल आउटर ज्वाइन में सारा का सारा पार्ट आपका कवर होने वाला है। सो कंप्लीट शेडेड एरिया आपका क्या रहने वाला है? फुल आउटर ज्वाइन। सिंटेक्स ये भी बता देता हूं, सेम रहने वाला है। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन फुल आउटर ज्वाइन टेबल टू कंडीशन ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम। सो ये सारे के सारे ज्वाइंस गाइस, बार बार मैं बोल रहा हूं, आप जेंसी प्रोफाइल से हो, आप जेंसी नेक्स्ट से हो, आप जेंसी प्रो से हो, फर्क नहीं पड़ेगा। जॉइंस जरूर पूछ जाएंगे। जॉइंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एसक्यूएल का, हार्ट ऑफ एसक्यूएल। ये समझ लेना, अगर आपको एसक्यूएल आती है तो आपको जॉइंस आता है। जॉइंस के सारे टाइप्स, क्वेरी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, सारी चीजें कवर करा दी है। इनर जॉइन डन हो चुका है। सिंटेक्स एक पढ़ लेना, सब में चेंज होगा बस। इनर जॉइन की जगह आउटर और आपका राइट। नेक्स्ट लेफ्ट ज्वाइन हमने पढ़ लिया है। राइट ज्वाइन हमने पढ़ लिया है। फुल आउटर ज्वाइन भी हमने पढ़ लिया है। सो ज्वाइंस का पार्ट हो चुका है कंप्लीट एंड वीडियो हो चुकी है एंड। बट स्टिल अभी आप लोग को देखनी है जेएनसी प्रो जेएनसी नेक्स्ट क्या डिफरेंट रहने वाला है। अब देखो जेएनसी के लिए ये कंप्लीट इनफ है, कंप्लीट वन शॉट इनफ है। अब जेएनसी प्रो के लिए वन शॉट तो आपको करना ही करना है, बट आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? देखो गाइस, आपसे रेज्यूमे हर एक स्टूडेंट को बोल रहा हूं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिव्यू करा लेना।
अकॉर्डिंग टू योर रेज्यूमे वैसे आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। सो रेज्यूमे के अंदर कुछ भी मिस्टेक्स ना हो, सो उसके लिए रिव्यू करा लेना। जो भी आपके एक्सपर्ट्स, मैंने आपको बता दिया, फ्री में आप करा लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। जो भी आपके एक्सपर्ट बोले कि ये चीजें चेंज करनी है, वो चीजें चेंज कर देना एंड अपना परफेक्ट रेज्यूमे बना लेना। अब रेज्यूमे के अंदर जो आपने प्रोजेक्ट मेंशन किए, लाइक आपने मशीन लर्निंग, अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट का 2025 बैच का एक आपका जैनसी नेक्स्ट प्रोफाइल पे और जैनसी प्रो प्रोफाइल पे उनका हुआ है अभी रिसेंटली इंटरव्यू। सो मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने उनके मॉक इंटरव्यूज देते एंड उसके बाद उन्होंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोग भी शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है ईमेल आईडी का, उस पर आप शेयर कर सकते हो। जब भी आपका इंटरव्यू हो जाए उसके बाद आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। सो वहां पे क्या हुआ, उनका प्रोजेक्ट था मशीन लर्निंग पे, एमएल पे। सो अब जो जैनसी प्रोफाइल है उनसे तो डिटेलिंग में नहीं पूछा जाएगा, बट जैनसी प्रो और जैनसी नेक्स्ट जैसे आपका पैकेज के अंदर भी डिफरेंस है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का इंटरव्यू आप सभी स्टूडेंट्स का नहीं होगा। इंटरव्यू का लेवल जैनसी वालों के लिए बिल्कुल इजी रहने वाला है, जैनसी प्रो और जैनसी नेक्स्ट के लिए इजी टू मीडियम लेवल। अब प्रोजेक्ट के अंदर जैसे आपने मेंशन किया है मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट, सो आपसे मशीन लर्निंग के बारे में पूछा जाएगा। अब आपका डेटा साइंस का प्रोजेक्ट है, सो आपसे पांडास, नमपाई ये लाइब्रेरीज भी पूछी जाएगी, उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही सेम जैनसी नेक्स्ट के लिए रहने वाला है। जैनसी नेक्स्ट वालों को थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करने की नीड है। आपको एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चन, कोडिंग क्वेश्चन करवा सकते हैं आपसे इंटरव्यू के अंदर। एरे के क्वेश्चन, टू सम, थ्री सम, लीड कोड पे आप सर्च करोगे, बाइनरी सर्च, sorting एल्गोरिथम्स मोस्ट इंपोर्टेंट गाइस, sorting एल्गोरिथम्स, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ये करके जाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हर एक कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होनी चाहिए। अगर इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ लिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, वो सब आपको पता होनी चाहिए। सो यही आपके लिए एडवांस रहने वाला है कि रेज्यूमे के अंदर जो भी चीजें मेंशन की है आप लोग को पता होनी चाहिए। प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मशीन लर्निंग मेंशन किया है, सो वहां से मशीन लर्निंग के बारे में पूछा जाएगा। डेटा साइंस मेंशन किया है, डेटा साइंस के बारे में पूछा जाएगा। सेम ऐसे जेंसी नेक्स्ट के लिए रहने वाला है। एंड कोडिंग क्वेश्चन, आप लोगों से कोडिंग प्रॉब्लम करवा सकते हैं। कोडिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं रहने वाली है। पैलिंड्रोम, प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रांग, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च एंड एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चन, इनमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो ये सब चीजें आपको करनी है। होप सो आपको वीडियो, कंप्लीट वीडियो में हमने काफी चीजें सीखी है। हर एक सेगमेंट, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन कवर किए गए हैं, जो भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब के लिए मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगा काफी ज्यादा एफर्ट लगाए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा टॉप नॉच लेवल कंटेंट लाने के लिए। सो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करता हूं आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी एंड तुरंत के तुरंत वीडियो देख लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।